गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है मनसबदारी सिस्टम। मुगल्स के अधीन कई नए नए सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए थे, चाहे वो रेवेन्यू के हो या चाहे वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में हो। तो उनमें से ही एक सिस्टम है मनसबदारी सिस्टम। इसमें सबसे पहले हमें ये मनसब मनसब का मतलब होता है, इस मनसब का मतलब होता है प्लेस। इसको कह दे ओहदा। ठीक है, ओहदा ओहदा कहाँ है? जो इंपीरियल सर्विस है उसके अंदर आपकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो यार ये इसका मतलब तो हो गया, ये एक पोस्ट है। ठीक है, प्लेस है ये। एंड मनसबदारी, दारी का मतलब जो इसको होल्ड करने वाला है। इस पोस्ट को जिसने ले रखा है वो मनसबदार हो गया। तो यानी कि मनसबदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें उस व्यक्ति की जो इंपीरियल सर्विस है उसमें उसकी पोजीशन, उसके स्टेटस, उसके प्लेस का पता हमें चलता है। तो मनसबदारी सिस्टम है वो अकबर ने सबसे पहले शुरू किया था। अब सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि ऐसा क्या जरूरत पड़ी जो अकबर ने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले तो ये है, बाबर ने जैसे ही मुगल सत्ता यहाँ पे स्थापित की थी तो वो बहुत ही इनिशियल 1526 to 30 तक ही वो जीवित रहा था, तो इतना वो कुछ सिस्टम को कंसोलिडेट नहीं कर पाया। उसके बाद में हुमायूं आया। हुमायूं ने उसका अधिकतर जीवन अफगान से और इनसे संघर्ष करने में ही लगा रहा। अकबर ने ये पाया कि जो उनकी आर्मी है, आर्मी के अंदर अफगान्स भी हैं, टर्क्स भी हैं, अरब्स भी हैं, उसके अंदर उज्बेक्स भी हैं। ये सारे मिक्स्ड रेस के लोग थे और ये जो लोग थे इन लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट थे। इन इंटरेस्ट की वजह से हुमायूं की हार हुई और वो जो आर्मी थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई, तो वो इसमें सुधार करना चाह रहा था। दूसरा ये हुआ कि ये जो भी उसके अधीन जमींदार हैं या जो भी लोग हैं वो अपनी आर्मी रखते थे, उस आर्मी में जो रेगुलर नंबर ऑफ ट्रूप्स है वो उनको नहीं मेंटेन करते थे। दूसरा, उसके अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा था और ये जो मेन जो भी ट्रूप्स जिनके अधीन होती थी वो गवर्नमेंट को भी चीट करते थे एक तरफ से, और दूसरी तरफ से वो सोल्जर्स को भी चीट करते थे। एक और उसके अंदर है कि अकबर जो है वो जैसे ही आर्मी में कुछ रिफॉर्म करने की कोशिश करता था तो वो उसको रेजिस्ट करते थे। इसके अलावा अकबर जैसे ही आर्मी को सेंट्रलाइज करने के लिए कोशिश करता था वो उसको भी उसको अवॉइड करना चाहते थे, वो उसको नहीं लाने देना चाहते थे। तो इन सब दिक्कतों को सामना करते हुए अकबर ने इन सब का सॉल्यूशन जो पाया वो सॉल्यूशन सारा इस मनसबदारी सिस्टम में अकबर ने पाया। इस मनसबदारी सिस्टम को अकबर को इंट्रोड्यूस करने के बाद में हर व्यक्ति का एक ओहदा फिक्स हो गया, उस ओहदे के हिसाब से ही उसकी सैलरी फिक्स कर दी गई। तो अकबर ने जब ये मनसबदारी सिस्टम शुरू किया था तो जो लोएस्ट जो थी, सबसे नीचे वाली जो थी वो लोएस्ट थी 10 की मनसब, और जो हाईएस्ट मनसब थी वो उस टाइम थी 8000 की। ये हाईएस्ट मनसब थी। जो शुरू के इनिशियल ईयर्स हैं ये लोएस्ट थी, ये हाईएस्ट मनसब थी। लेकिन जो मिर्जा अजीज कोका है और राजा मानसिंह हैं उनकी जो मनसब है वो 7000 थी, क्योंकि वो उनकी सर्विसेज से खुश होकर उनको ये मनसब दी गई थी। तो अकबर ने बाद में अपने जीवन काल में ये जो हाईएस्ट मनसब है उसको और बढ़ा दिया और उसको 12000 की कर दी। तो इस 12000 की करने के बाद में जो 8000 से ऊपर की, या तो 8000 या 8000 से ऊपर की जो मनसब थी वो सिर्फ रॉयल फैमिली के मेंबर्स के लिए ही रखी जाती थी। इसके बाद में अकबर ने एक और अन्य एक सुधार किया था, वो जात सवार था, वो हम थोड़ी देर बाद में उसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले ये है कि जब मनसबदारी सिस्टम को उसने इंट्रोड्यूस कर दिया तो इस इंट्रोडक्शन के बाद में एक तो सैलरी फिक्स कर दी और उसका जो भी ऑफिसर था उसका रैंक जो था वो फिक्स हो गया। दूसरा ये है कि जो हाईएस्ट मनसब है, मान लो कि 8000 की मनसब है, ठीक है,
किसी भी व्यक्ति की 8,000 की मनसब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो इंपीरियल सर्विस है या जो मुगल कोर्ट है उसमें वो हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसी के साथ मान लो किसी की 12,000 की मनसब है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हाईएस्ट पोजीशन पे होगा। जैसे ये मैं आपको एक उदाहरणों के साथ समझाती हूँ। जैसे राजा मानसिंह की जो मनसब थी वो 7,000 की मनसब थी। वो हायर मनसब में से ये एक आती थी, लेकिन फिर भी मानसिंह को मिनिस्टर का दर्जा नहीं था, उसको मिनिस्टर का दर्जा नहीं मिला हुआ था। इसी तरह इसी कैटेगरी में अबुल फजल है। अब जो अबुल फजल है उसकी जो मनसब थी वो 7,000 से मनसब नीचे थी, लेकिन फिर भी उसको मिनिस्टर का दर्जा मिला हुआ था। तो किसी की भी हायर मनसब होने से ये नहीं मतलब होता है कि वो बहुत ही हाईएस्ट कैटेगरी में वो आ जाएगा। सारे ये एक दूसरा इसका ये था कि जो भी मनसब जो भी होती थी उनको वो मनसबदार की कोई मिलिट्री या सिविल सर्विसेज में उनका कोई डिवीजन नहीं था, कोई उनका क्लासिफिकेशन उनका कोई नहीं था। लेकिन एक तो सद्र और एक काजी, ये दो ऐसे थे जिनको मनसबदारी सिस्टम में नहीं इंक्लूड किया गया था। दूसरा ये होता था सब मनसबदार को जरूरी नहीं है कि उसी टाइम काम अलॉट कर दिया जाता था। काफ़ी मनसबदार ऐसे होते थे जो अपने काम के अलॉट करने का वेट ही करते रहते थे काफ़ी समय तक। एक ये होती थी कि इन लोगों को जो सैलरी मिलती थी, जो ये मनसबदार जो भी हैं, मनसबदार की जो भी सैलरी होती थी वो सैलरी जो है वो कैश में ही होती थी अधिकतर, और इनकी सैलरी जो होती थी वो काफ़ी अच्छी होती थी। कई बार ये होता था कि ये सैलरी जो है वो लैंड असाइनमेंट के तौर पे भी, लैंड असाइनमेंट में भी कैश नहीं देके जो भी लैंड थी उसका रेवेन्यू उनके सैलरी के बराबर जो भी होता था वो उनको असाइन कर दी जाती थी। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, उनको लैंड असाइन करने का मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग हो गई। वो जो लैंड है उनकी वो ट्रांसफ़र होती रहती थी। दूसरा एक ये भी है, जो उनको लैंड असाइन कर दी जाती थी उस लैंड में उनको रेवेन्यू का असेसमेंट करने का या कलेक्शन करने का अधिकार उनको बिल्कुल नहीं था। ये सारा काम जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसी के ऑफिसर्स करते थे। एक और चीज़ कि उनके वाले एरिया में उनको लैंड रेवेन्यू ना तो बढ़ाने का अधिकार था, न ही उनको कम करने का अधिकार था। दूसरा, जो मनसबदार होते थे उनको खुद की जो ट्रूप्स है उनको ट्रूप्स की भर्ती करने का अधिकार उनको स्वयं था। जनरली ये देखा गया है कि मनसबदार जिस रेस का या जिस ट्राइब का होता था वो अधिकतर जो हॉर्समैन वगैरह हैं, घुड़सवार वगैरह हैं, वो अपनी ही रेस का वो चूज करता था। इसीलिए अकबर के में जो मुगल आर्मी थी उसके अंदर अधिकतर जो मनसबदार थे वो मुगल जो वो थे वो उज्बेक भी थे, वो पर्शियन भी थे, वो टर्क भी थे। जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो हायर रैंक पे बहुत कम हुआ करते थे। फिर इन मनसबदार्स को एक फिक्स सैलरी मिलती थी यहाँ पे, और जो ये फिक्स सैलरी जो मिलती थी उस सैलरी में से ही उनको अपना जो एस्टैब्लिशमेंट का कॉस्ट जो भी होता था वो उसी में से करना पड़ता था। दूसरा, जो भी उनके अंडर में घुड़सवार जो भी रहते थे उसकी सैलरी भी मनसबदार की जो सैलरी होती थी उसी में से उनको मेंटेन करना पड़ता था। इसके बाद में यह आता है कि अकबर ने दाग एंड चेहरा ये सिस्टम भी शुरू किया था। ये 1574 के आसपास उसने शुरू किया था। इसके अंदर ये हुआ था कि जो भी मनसबदार होता था वो जब फर्स्ट टाइम अपनी उसको मनसब दी जाती थी और अपने अंदर अपने नीचे जो वो घुड़सवारों को नियुक्त करता था, तो वो जो घुड़सवार होते थे उनका सारा डिस्क्रिप्टिव रोल लिखा जाता था, और जो भी घोड़े होते थे उनके ऊपर सील लगाई जाती थी, दाग जिसको कहते हैं। तो वो जो सील होती थी वो दो तरह की सील लगती थी एक घोड़े के ऊपर। उसके अंदर एक तो वो मनसबदार की लगती थी और वो एक गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जाती थी, सो दैट कि
घोड़ों की कोई खरीद फरोख्त ना हो सके और अच्छी किस्म के घोड़े कहीं दे दिए जाएं और उसकी जगह निम्न किस्म के घोड़े वो अपनी सेना में भर्ती कर ले। आगे फिर ये है कि जो अकबर है उसने अपने 1597 में जात एंड सवार रैंक, ये मनसबदारी सिस्टम में एक नया सिस्टम और शुरू किया इन्होंने, जात एंड सवार। इसमें जो ये जात जो है ये तो इससे इसके स्टेटस का पता चलता है या उसकी प्लेस का पता चलता है, एंड जो ये सवार जो है, सवार से उसके जो नंबर ऑफ हॉर्समैन है उसके बारे में ये इंडिकेट किया जाता है। जात तो हो गया कि उसका जो पोजीशन है वो क्या है, सवार या हो गया कि उसको कितने घोड़े रखने हैं। अब इस जात एंड सवार के अंदर भी इसके अंदर 3 कैटेगरी कर दी गई, 3 कैटेगरीज हो गई इसके अंदर भी। और ये 3 कैटेगरीज क्या हैं, जैसे मान लो सबसे पहले 5000 की जात है, ठीक है, 5000 जात और 5000 सवार। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका स्टेटस जो है 5000 का है और उसको उतने ही सवार या उतने ही घुड़सवार रखने होंगे। जो दूसरी कैटेगरी है उसके अंदर क्या हो गया, उसका जात तो 5000 ही है लेकिन जो सवार वाला जो है वो 2500 तक उसका होगा, ठीक है, इससे कम नहीं होगा। जो थर्ड कैटेगरी है उसके अंदर ये होगा कि 5000 जात तो होगा लेकिन उसके साथ जो सवार होंगे वो सवार 2500 से कम के होंगे। तो ये 3 कैटेगरी उसके अंदर उसने फिक्स कर दी। इसके बाद में आता है जो जहांगीर ने जो इसमें सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया वो था दू अस्पा सिंह अस्पा। तो ये दू अस्पा सिंह अस्पा वाला जो सिस्टम है वो ये जो सवार रैंक है इसके अंदर लगाया गया, यानी कि जात को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया है। दू अस्पा सी अस्पा सवार रैंक पे है। सवार रैंक का यानी कि क्या मतलब हो गया, उसको या तो 2 घोड़े रखने पड़ेंगे या उसको 3 घोड़े रखने पड़ेंगे, यानी कि एक जो घुड़सवार है उसको अपने अंडर 2 घोड़े रखने पड़ेंगे या 3 घोड़े रखने पड़ेंगे। बेसिकली जहांगीर ने या तो किसी को बहुत अधिक फेवर करने के लिए उसके सवार रैंक में दू अस्पा सिंह अस्पा जोड़ा, या फिर जो बिल्कुल जो फ्रंटियर पे जो तैनात थे आर्मी जो लड़ने जा रहे थे उनको दू अस्पा सिंह अस्पा जोड़ा गया, सो दैट कि उनके इंसेंटिव्स बढ़े और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़े। इसके बाद में आता है 1/3 और 1/4 का स्केल। 1/3 या 1/4 का स्केल भी वही है, ये शाहजहां ने अपने टाइम में इंट्रोड्यूस किया था। इसका मतलब ये है कि जो भी मनसबदार हैं वो अपने जो सवार हैं वो जात से या तो 1/3 रखेंगे या फिर 1/4 रखेंगे। ये सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद में एक मंथली स्केल भी है जो इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि कोई भी मनसबदार है उसको जब लैंड असाइनमेंट होता है तो उसकी जो हासिल या जमा जो लैंड रेवेन्यू के अंदर कहा जाता है, हासिल जमा यानी कि हासिल ये होती है जो असेस किया हुआ हो और जमा वो होती है जो एक्चुअल उससे यील्ड हो। तो उसने बाद में ये देखा कि मान लो कि किसी को भी पूरे 12 महीने के हिसाब से सैलरी फिक्स करके उतनी जो सैलरी का लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट उसको दिया जाता है, लेकिन वो जो है वो पूरा 12 महीने की यील्ड नहीं मिलती है। उसकी जो एक्चुअल उसका जो मिलता है रेवेन्यू वो या तो 8 महीने का होता है या फिर 6 महीने का होता है। तो ये वाला सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया। अब मनसबदारी सिस्टम के हम कुछ वीकनेसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसकी वीकनेस एक तो ये थी कि मनसबदार जो होता था वो अपने जो भी घुड़सवार वगैरह होता था उसका रिक्रूटमेंट वो खुद करता था। अधिकतर ये होता था कि वो अपनी रेस के ही लोगों को उसके अंदर नियुक्त किया जाता था।
तो इससे क्या होता था, इससे ये होता था कि एक तो आर्मी जो थी वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं रहती थी, वो अपने मनसबदार के लिए ही उत्तरदायी थी, क्योंकि सैलरी भी उनको वो ही देता था और रिक्रूट भी वो उनको वो ही करता था। तो उसका सेंट्रल गवर्नमेंट से तो कोई उसका कांटेक्ट ही नहीं होता था, इसलिए वो सिर्फ अपने जो मनसबदार है वो उसी को वो जानता था। दूसरा ये हो गया कि रिक्रूटमेंट वगैरह खुद होने की वजह से ही करप्शन भी कई बार होता था, और एक जो आर्मी है वो एक मनसबदार को लाइफ लॉन्ग दे दी जाती थी, उसका कोई ट्रांसफ़र नहीं होता था। तो उसमें क्या सिस्टम चल रहा है या उसमें कितना करप्शन है, किसी दूसरे व्यक्ति को उस बारे में पता भी नहीं चलता था। एक और दूसरा जो इसकी अलग जो एक वीकनेस है वो ये है कि अलग अलग रेसेस के होने के कारण उसमें आर्मी में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती थी। लाइक कोई भी कहीं पे भी सेना लेके जानी हो, एक मनसबदार अपनी सेना लेके आया, एक मनसबदार अपनी सेना लेके आया, तो उसके अंदर क्या हो गया, सबका डिसिप्लिन भी अलग अलग होते थे, इक्विपमेंट अलग अलग होते थे सबके, और सबके वेपन्स अलग अलग होते थे। तो उनका कोई आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता था। ये सारी इनकी वीकनेसेस थी। दूसरा ये होता था कि मनसबदार जो है उनको, लेकिन इतनी सारी वीकनेसेस के होते हुए भी मनसबदारी सिस्टम की वजह से ही मुगल काल में आर्मी स्ट्रांग हुई, और उस स्ट्रांग होने की वजह से ही जो भी ये मुगल रूलर्स, इनिशियल मुगल रूलर्स हुए हैं, उन्होंने अपना एम्पायर इतना बढ़ाया। थैंक यू।